नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टर गोस्ट पर। आज की रात हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है 1980 के जापान की, जहां एक छोटे से गांव में हिनाता नाम की महिला के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। लोग कहते हैं हिनाता एक साधारण महिला थी, लेकिन फिर एक रात उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ जो कभी भुलाया नहीं जा सका। तो दोस्तों, रोशनी धीमी कर दीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि कहानी शुरू होती है मौत की दस्तक से। 1980, मारुइची, जापान। शाम को जब सूरज बस ढलने को ही था, पक्षी अपने घर लौट चुके थे और हर जगह शांति सी फैल चुकी थी। एक महिला दौड़ती हुई पड़ोस वाले घर पहुंची। दरवाजे पर नेम प्लेट लगी थी जिस पर लिखा था मिस्टर एंड मिसेस साटो। दरवाजा खुलते ही वो अंदर घुस गई। महिला 1, क्या तुमने सुना? महिला 2, क्यों, क्या हो गया? महिला 1, अरे तुमने हिनाता के बारे में कुछ नहीं सुना? महिला 2, नहीं, उसके घर का नवीनीकरण चल रहा था, सो कई दिनों से उससे नहीं मिली। सब कुछ ठीक तो है ना? महिला 1, नहीं, कुछ ठीक नहीं है, लोग तो कह रहे हैं कि वो चुड़ैल बन गई। महिला 2 हंसते हुए, क्या कुछ भी? ये अफवाह कौन फैला रहा है? महिला 1, अफवाह नहीं है, सच है। तुम्हें नहीं मानना तो मत मानो, बस उससे दूर रहना, नहीं तो अंजाम फिर खुद भुगतना। महिला 2 अब भी हल्के से हंसते हुए, अच्छा ठीक है, समझ गई। पहली महिला अजीब सा चेहरा बनाकर दोबारा अपने घर चले जाती है। वाकई में काफी डरी हुई थी वो। मिसेस साटो अपने घर में फिर से खाना बनाने लगती है। उसका पति अभी भी काम से लौटा नहीं था। अचानक उसे लगता है जैसे उसके घर में से कोई चल कर गया। वो घबरा कर मुड़ी, मगर पीछे कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उस महिला के बातों का असर इसके सर पर हो गया है, मगर ये वहम दोबारा से हुआ। साटो कुछ घबरा सी गई, किचन से निकलकर हॉल में गई, मगर रास्ते में ही किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया और जोर से किचन में खींच लिया। मिसेस साटो किचन में ही गिर पड़ी। किचन में उनके अलावा कोई नहीं था, जिस वजह से वो बहुत घबरा गई। हाथ कांपने लगे। उसके दिमाग में आया कि घर में से ही भाग जाना चाहिए। ना जाने कौन सी शक्ति उसे परेशान कर रही है, मगर जब कोई शक्ति वहां थी तो क्या वो उसे आसानी से दरवाजा खोलने देती? मिसेस साटो जोर जोर से दरवाजा ठोकने लगी। कोई खोलो, प्लीज कोई खोलो। उस बेचारी को तो कोई नहीं सुन पा रहा था, मगर उसे किसी की हंसी की आवाज आने लगी। साटो कांपते हुए पीछे मुड़ी। कोई नहीं था। साटो के दिमाग में कुछ नहीं आया। वो सीधा भागकर सामने रखे टेलीफोन के पास जा खड़ी हुई और किसी का नंबर डायल करने लगी। तभी एक औरत ने उसके हाथ से फोन छीनकर रिसीवर पर रख दिया। अब साटो अपने सामने एक महिला को साफ साफ देख पा रही थी। ये तो मिसेस हिनाता थी। एक लाल पारंपरिक जापानी पोशाक पहने, सिर पर एक सुंदर जापानी स्टाइल का जुड़ा भी बनाया हुआ था। खूबसूरत दिखने के बावजूद बहुत डरावनी लग रही थी। उस लाल पोशाक पर सुनहरे रंग की चित्रकला भी थी। हिनाता को यूं घर में देख मिसेस साटो के मुंह से चीख तक नहीं निकल पा रही थी। मिसेस सुजुकी मेरी चुगली करने आई थी, है ना? फिर क्यों न उसे सच ही साबित कर दूं? ये कहकर हिनाता हंसने लगी। फिर उसने अपनी पोशाक में से एक बड़ा चाकू निकला और विचित्र रूप से मुस्कुराई। मिसेस साटो बहुत तेजी से चीख पड़ी। मिस्टर साटो, जो घर के पास पहुंच चुके थे, चीख सुन दौड़ते हुए अंदर आए। सामने का नजारा देख दंग रह गए। हिनाता मिसेस साटो पे चाकू से वार कर रही थी, जिससे साटो अब तक तो बच गई थी, मगर घायल हो चुकी थी। मिस्टर साटो जोर जोर से चिल्लाकर सबको बुलाने लगे, साथ ही हिनाता को भी पकड़ने की कोशिश करने लगे। कुछ ही देर में घर के पास भीड़ जमा हो गई। जब इतने सारे लोग जमा हो गए थे तो उन्होंने आसानी से हिनाता को पकड़ लिया। मिसेस साटो तो बेहोश होने के कगार पर थी। मिस्टर साटो को भी थोड़ी चोटें लगी थी। वे तुरंत पत्नी को लेकर अस्पताल चले गए। अगले दिन अखबार में खबर आई,
मारुइची की मिसेस हिनाता पर भीड़ ने किया हमला। खुद को बचाते समय खुद ही के 3 मंजिली घर से गिरकर जान गवा बैठी। आज की तारीख में लौटते हैं। हाना एक जापानी लड़की है जो कि जापान के एक छोटे मगर विकसित गांव ओगेजी में रहती है। 21 वर्षीय ये लड़की मेट्रो में बैठे कहीं जा रही थी। वो बैठे बैठे लगातार अपना पाँव हिला रही थी, जैसे उसे कहीं जाने की बहुत जल्दी हो। कंधे तक के छोटे बालों ने उसका लगभग आधा चेहरा ढक रखा था। शायद वो अपने सुंदर चेहरे पर उभरे डर के भावों को छुपाना चाहती थी। उसके पास एक शोल्डर बैग भी था जो उसने अपने बगल में ही रखा था। पाँव हिलाना अभी भी बंद नहीं हुआ था। इतने में पास के बैठे एक व्यक्ति ने उन्हें आवाज दी, मिस, आपके बैग से आपका सामान बाहर आ रहा है। हाना ने बैग की ओर देखा तो एक लाल कपड़ा बैग से बाहर की ओर गिर रहा था और बैग की चैन खुली हुई थी। हाना ने झटके से उस लाल कपड़े को बैग में ठूसा और चैन लगाने लगी, मगर उसके कांपते हाथों को चैन बंद करने में बहुत कठिनाई हो रही थी। उसने चैन बंद कर बैग को सीट पर अपने से थोड़ा दूर धकेल दिया जहां वो व्यक्ति बैठा था। बैग के धकेले जाने पर उसकी नजर गई कि इसके पास कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ था। उसने खड़े होकर आसपास देखा। वो व्यक्ति कहीं नहीं था, बस दूर 2 महिलाएं और बैठी थी जो कि अपने फोन में ही व्यस्त थी। हाना फिर अपनी सीट पर बैठ गई। दिसंबर का महीना था, सो ठंड तो थी, मगर हाना ठंड से नहीं बल्कि डर के मारे कांप रही थी। उसने एक पल अपनी बैग को घूरा, फिर गुस्से से दूसरी ओर देखने लगी। उसने अपना पैर अब और जोर से हिलाना शुरू कर दिया। फिर वो उदास सी होकर अपने लंबी उंगलियों पर अपना चेहरा रखकर बैठ गई। कुछ ही सेकंड्स में उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने तुरंत मुड़ कर देखा तो उसकी दूर धकेली हुई बैग उससे चिपक कर थी। वो चीख पड़ी। दोनों फोन में व्यस्त महिलाएं हाना को घूरने लगी, मगर हाना को उनसे कोई लेना देना नहीं था। वो बेचारी तो अपने ही परेशानियों में व्यस्त थी। मेट्रो का ये सफर आज उसे कुछ ज्यादा ही लंबा लग रहा था। फिर उसके कानों में हल्की फुसफुसाहट की आवाज आई, हाना, हाना। हाना ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, ये सोचकर कि सारे वहम रुक जाएं। मगर आवाज अब भी आ रही थी। एक ठंडी हवा की लहर आई जिससे हाना और कांप उठी। हाना, तुम इस लाल पोशाक का बदला मुझ पर क्यों निकल रही हो? मैं तो कब से तुम्हारे साथ हूं। मुझे यूं न धकेलो, ये नहीं हो सकता। क्या ये मेरा बैग है? हाना ने मन ही मन सोचा। उसने तुरंत आंखें खोलकर उस बैग को डर कर देखा। अचानक अब वो फुसफुसाहट की आवाज हंसी में बदलने लगी, किसी की बहुत जोर से हंसने की आवाज। हाना का सिर दुख आया। होते होते 3-4 हंसी की आवाज एक साथ सुनाई आने लगी। हाना का सिर दर्द से फटने लगा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे मेट्रो के सारे डिब्बों में अंधेरा छाने लगा। धीरे धीरे सब अंधेरे में समाने लगा। फिर उस अंधेरे में से एक सुंदर औरत बाहर आई जो कि एक लाल जापानी ड्रेस पहने हुए थी। हाना डरकर लंबी गहरी सांसें लेने लगी। उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। फिर अचानक एक आवाज आई, यात्रीगण ध्यान दे, मेट्रो कुछ मिनटों में मारुइची स्टेशन पहुंच जाएगी, जो कि इसका लास्ट स्टॉपेज है। सभी से अनुरोध है कि आराम से एक कतार में उतरे। उम्मीद करते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय रही हो। धन्यवाद। इस आवाज के बाद सब एकदम नॉर्मल हो गया। ट्रेन का डिब्बा पहले जैसा नजर आने लगा। हाना ने तुरंत अपनी जेब से अस्थमा का इनहेलर निकाला, जिसे इनहेल कर उसे बेहतर महसूस हुआ। फिर हाना ने तुरंत अपना बैग कंधों पर लटकाया और मेट्रो के रुकते ही जल्दी से उतर गई। उतरकर थोड़ा ही आगे गई थी कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाना चौंक कर मुड़ी। पीछे उसकी सहेली मायो खड़ी थी। मायो दिखने में हाना से एकदम विपरीत थी। हाना पतली थी तो मायो थोड़ी मोटी थी। हाना ऊंची थी तो मायो की ऊंचाई थोड़ी कम थी। हाना के बाल कंधों तक थे तो मायो की चोटी नीचे कमर तक गई थी।
मगर दोनों के स्वभाव बहुत मिलते थे। हाना की आंखें आंसुओं से लाल हो गई थी। मायो भी उसे देख कुछ घबरा सी गई। मायो को देख हाना के जान में जान आई और वो रोने लगी। मायो ने उसे गले लगाया और कहा, अरे क्यों रो रही है? क्या हो गया? मुझे अब इस सब से पीछा छुड़ाना है। हाना ने रोते हुए कहा, अरे इसीलिए तो मैंने मिस्टर हारू से बात करी है। दोपहर 2 बजे मिलेंगे वो हमें। चलो तब तक मेरे घर चलो। मायो बोली। सबवे स्टेशन से हाना को अपने घर ले गई जो पास में ही था। मायो अकेली रहती थी और हाना की स्कूल की सहेली थी। मायो का घर थोड़ा छोटा था मगर साफ और सुंदर था। घर में एक किचन जो कि एक छोटे हॉल से जुड़ा था और एक बेडरूम था। घर जाकर मायो ने गर्मा गर्म कॉफी हाना को दी ताकि उसे बेहतर महसूस हो। चूंकि दिसंबर का महीना था, बाहर बर्फ गिर रही थी, मगर हाना तो इतनी घबराई हुई थी कि कॉफी के मग को हाथ में पकड़े बस हाथ को गर्म करती रही। वैसे तो उसने एक मोटा क्रीम कलर का स्वेटर पहन रखा था जो उसके भूरे पैंट से एकदम मैच हो रहा था, मगर डर से उसको ज्यादा ठंड लग रही थी। मायो कुछ देर तो उस राउंड टेबल पर हाना के दूसरी ओर बैठी उसे देखती रही, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, वैसे तो हम मिस्टर हारू से बात करेंगे मगर बात न बनी तो मुझे लगता है कि तुम्हें चेकअप। तुम्हें लगता है कि मैं पागल हो गई हूं? हाना ने एकदम से गुस्से में पूछा और उठकर बोली, तो फिर पहले ही बता देती। मैंने फालतू तुम्हारे यहां मेरा समय बर्बाद किया। अरे नहीं हाना, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो तुम्हारी मदद ही करना चाहती हूं। नहीं तो मैं मिस्टर हारू से क्यों बात करती? वैसे भी मुझे तांत्रिकों से डर लगता है। मायो बोली। हाना जो ये सब सुनकर भी अनसुना सा कर रही थी, रूखे से स्वर में बोली, तुम्हें पता भी है कि मैं कितने परेशानी में हूं। एक गहरी सांस के साथ उसने अपने स्वेटर की एक आस्तीन ऊपर करी। उसके हाथ पर 3 गहरे निशान थे, जैसे चाकू से खींचे गए हो। घाव अब भी भरे नहीं थे। यदि मैं पागल होती तो ये निशान न होते। हाना फिर अपनी जगह बैठ गई और दुखी होकर बोली, ये पोशाक हर रात मेरे सपने में आती है जब से मैंने इसे खरीदा है। कोई खूबसूरत लड़की इसे पहने होती है, हर बार अलग लड़की पहने होती है, एक जुड़ा किए, एकदम पारंपरिक जापानी हुलिये में, लंबा काजल लगाए होती है। हाना बोलते बोलते कांपने लगी। सारे लड़कियों में से एक खास है जो अक्सर दिखती है। वैसे तो वो अपने में ही व्यस्त रहती है, मगर मुझे देखकर हर बार चिढ़ जाती है, मुझे धमकाती भी है। ये कहते कहते वो रोने लगी। कोई कभी थप्पड़ मारती है तो कभी कोई जलाने की धमकी देती है। अगली सुबह वैसे ही निशान उभर आते हैं। तो तुमने इसे फेंक क्यों नहीं दिया? मायो ने पूछा। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं करी? जब मैंने इस पोशाक को फेंक दिया तब रात में उसने मेरे हाथों पर चाकू के ये निशान बनाए। उसने कहा कि जब तक वो मुझे मार नहीं देगी मैं उससे पीछा नहीं छुड़ा सकती। हाना जोर जोर से रोने लगी। उसी के डर से मैं 2 रातों से नहीं सोई। ओह, मायो बोली, वैसे क्या ये सिर्फ रात को ही दिखती है? मतलब सपनों में? शुरू में सिर्फ सपनों में आती थी, अपनी ही धुन में खोए रहती थी। थोड़े दिनों के बाद उन्होंने मुझे वहां महसूस करना शुरू किया और मुझे हानि पहुंचाने लगी। और अब परसों से मुझे घर में भी नजर आने लगी है। क्या वो अभी यहां? नहीं, कोई नहीं है। मायो ने कुछ चैन की सांस ली। क्या कर रही थी वो तुम्हारे घर में? पता नहीं, उसका ध्यान मेरी ओर नहीं था। शायद गुलदस्ता सजा रही थी। मैं कमरे से किचन में गई तो मैंने उसे गुलदस्ता सजाते हुए देखा। हॉल में बैठी थी वो, वही लाल जापानी पोशाक पहने। मैं एकदम से डर गई। मैं हाथ में एक चाकू लिए वही खड़ी थी। वो लड़की गुलदस्ता सजाने में इतनी लीन थी कि उसने मुझे नहीं देखा। कुछ गुनगुना रही थी वो और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। ये सब सुनकर तो मायो के भी पसीने छूट गए। कुछ देर तक तो दोनों ही मौन रहे। फिर हाना बोली, क्या मैं तुम्हारा बाथरूम इस्तेमाल कर सकती हूं? हाँ, वहां बेडरूम में है, मायो बोली। हाना उठकर चली गई और मायो कॉफी के खाली कप किचन में रखने चली गई। जब मायो वापस हॉल में आई
जहां उसका छोटा गोल डाइनिंग टेबल था तो वो सफेद पड़ गई। एक कुर्सी पे वही लड़की लाल पोशाक में बैठी थी जो हाना को शायद सताती है। मायो कुछ न बोल सकी, वही खड़ी उस लड़की को घूरने लगी। मायो के पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन खिसक गई। हाना, मदद करो, उसके मुंह से धीरे से निकला। लाल पोशाक पहने वो लड़की, जो कुछ 20-25 की होगी, एक बड़ी चाकू से टेबल पर कुछ आकृतियां बना रही थी। फिर उसने धीरे से सिर उठाया और मायो की तरफ देखा। ये लड़की थी तो खूबसूरत। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी करी और हंसने लगी, और जोर से हंसने लगी। मायो पीछे होते होते किचन के ओटले से जा चिपकी। वो चिल्लाना चाहती थी मगर उसके मुंह से आवाज ही न निकले। लाल पोशाक वाली लड़की ने चाकू से टेबल को खुरेदना बंद कर दिया और फिर बोली, तुम मेरे और इस लड़की के मामले में क्यों पड़ रही हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? या मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी जान कितनी आसानी से खो सकती है? ये कह वो टेबल पर से उठकर मायो के पास जाने लगी। छुरा हाथ में ही था। आ! जोर से चीखने की आवाज आई। हाना दौड़ती हुई पहुंची। मायो बेहोश पड़ी थी। उसके सिर पर चोट लगी थी और खून बह रहा था। किस्मत से मायो जिंदा थी और जख्म भी गहरे नहीं थे। शायद सिर्फ डर कर बेहोश हुई थी। हाना भी कुछ देर तो समझ ही न सकी कि यहां क्या हुआ। फिर उसने तुरंत अपने बैग की ओर देखा। बैग खुला था और नीली पोशाक बाहर गिरी हुई थी। हाना डर के तेज तेज सांसें लेने लगी। वो तुरंत दौड़ कर गई और पोशाक को बैग में ठूस कर बैग बंद कर दिया। उसके बाद मायो को उठाकर सोफे पर रखा। उसकी मरहम पट्टी भी करी। घड़ी देखी तो 2 बज रहे थे। ओ नो, इस समय तो मुझे मिस्टर हारू के यहां होना चाहिए था। मायो को होश नहीं आया था मगर वो पूरी तरह से तंदुरुस्त लग रही थी। हाना उसे सोफे पर आराम करता छोड़ मिस्टर हारू के घर चली गई। उसने मायो के लिए एक नोट भी छोड़ा था। मैं मिस्टर हारू के घर जा रही हूं, होश आते ही मुझे मैसेज करना। मायो को यूं अकेला छोड़ना अच्छा तो नहीं लग रहा था मगर सब कुछ ठीक करने का यही एक तरीका था। मिस्टर हारू का घर ज्यादा दूर नहीं था, सो हाना पैदल ही चली गई। मगर बाद में उसे इसका अफसोस भी हुआ क्योंकि बाहर कोहरे की मोटी परत चढ़ी हुई थी। हर मोड़ पर उसे लगता जैसे कोहरे में से कोई लड़की लाल पोशाक पहनकर जा रही है। कोहरे के कारण वो धुंधली दिखाई देती और गायब हो जाती। अपना सिर नीचे किए हाना सीधे चलती जा रही थी क्योंकि वो उस लड़की को अपनी ओर आकर्षित नहीं करना चाहती थी। वो अनजान लड़की कोहरे में दिखती और गायब हो जाती। कभी हाना के पीछे से तेजी से गुजरती तो कभी बाजू से। हाना डर कर कहीं नहीं देख रही थी, बस सीधे चलते जा रही थी। अचानक हवा का एक तेज ठंडा झोंका आया जो किसी के स्पर्श की तरह उसे छू कर चला गया। हाना अब एक जगह खड़ी हो गई। आसपास एकदम शांति थी। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में पानी भराया था। उसने धीरे से दाई और फिर बाई ओर देखा। अचानक किसी ने जैसे उसके पांव खींच लिए और वो बर्फ में पीछे की ओर खींचती चली गई। आ! वो जोर से चीखी। उधर मायो को भी होश आया। एक पल तो वो समझ ही नहीं सकी कि वो कहाँ है। उसने आसपास देखा। फिर उसे अचानक सुबह की भयंकर घटना याद आई और वो एकदम से उठ खड़ी हुई, जिस कारण से उसका पांव जोर से दुखा। चोट जो लगी थी। पांव की ओर देखा तो किसी ने पट्टी बांध रखी थी। ओ हाना, उसने मन में सोचा, मगर फिर उसे सुबह की चेतावनी भी याद आई। उस लाल पोशाक वाली ने उसे कहा था कि उसके और हाना के बीच में पड़ने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो क्या मायो को हाना को इस परिस्थिति में अकेला छोड़ देना चाहिए? वो सोच के पड़ गई। वैसे भी मायो न तो तांत्रिक थी और न ही साइकेट्रिस्ट। वो वैसे भी क्या मदद करेगी? मगर हाना अकेली क्या इस सब से निपट पाएगी? इसके बाद मायो उन दिनों में खो गई जब दोनों साथ में स्कूल जाया करते थे। कितनी मस्ती किया करती थी दोनों। कई बार क्लास में ऐसी घटनाएं होती थी जिनमें की मजेदार बातें सिर्फ इन दोनों को ही दिखती थी और दोनों हंस पड़ती थी। कुछ क्लास के जोक्स याद आते ही मायो के मुंह पर मुस्कान आ गई।
फिर उसे याद आने लगा कि कैसे वो हाना से पहली बार मिली थी। मायो नहीं आई थी और पुराने बच्चे उसे अपने साथ शामिल नहीं करना चाहते थे। तब हाना अकेली उसके साथ खड़ी हुई थी और लंच के लिए अपने ग्रुप में बुलाया था। उसके बाद मायो के भी कई दोस्त बन गए थे। जब हाना ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा तो मैं उसे इस परिस्थिति में कैसे छोड़ दूं? मायो ने सोचा। फिर उसे वो नोट दिखा जिसमें लिखा था कि वो मिस्टर हारू के घर जा रही है। मायो ने तुरंत गले में एक स्कार्फ पहना और कार की चाबी और पर्स लिए निकल पड़ी। वहीं कुछ 5 मिनट बाद एक बूढ़ी औरत वहां से गुजर रही थी, जिसकी नजर बेहोश पड़ी हाना पर पड़ी। बूढ़ी औरत तुरंत हाना को उठाने लगी। उसके सिर पर बर्फ पर घसीटे जाने से खून आ रहा था। अरे इस बेचारी को क्या हो गया? उसने सोचा। फिर उस औरत ने अपनी पर्स में से तुरंत पानी की बोतल निकाली और उसके मुंह पर कुछ पानी की छींटे मारे, जिससे उसे होश आ गया। बुढ़िया का घर पास ही था, सो वो हाना को अपने साथ ले गई। बूढ़ी औरत नर्म दिल और दयालु थी। उसने हाना की जख्म पर मरहम पट्टी भी करी। तुम ठीक तो हो? उसने मुस्कुराकर पूछा। जी, अभी भी घबराई हुई हाना ने जवाब दिया। रुको, मैं तुम्हारे लिए गर्म चाय लाती हूं, उससे तुम्हें बेहतर महसूस होगा। बुढ़िया ने मुस्कुराकर कहा। जी शुक्रिया, मगर मुझे अब चलना चाहिए। मुझे जरा जरूरी काम है। मेरा बैग कहाँ है? यही रखा है, मैं देती हूं। यह कहकर बूढ़ी औरत वो बैग लेने गई जो पास ही में रखा हुआ था। बैग न जाने कैसे मगर खुला हुआ था और उसमें से लाल पोशाक बाहर निकल रही थी। बुढ़िया उस पोशाक को देखकर चौंक गई। वो जैसे डर के मारे कांपने लगी। ये पोशाक तुम्हारे पास कैसे? बुढ़िया ने पूछा। आपको इसके बारे में पता है? हाना ने पूछा। पता है, ये तो एक चुड़ैल की पोशाक है जिसने मुझ पर कुछ 50 साल पहले हमला किया था। वो शाम याद आते ही मैं आज भी कांप उठती हूं। डरते हुए बूढ़ी मिसेस साटो ने कहा। मतलब क्या हुआ था? मुझे ठीक से बताइए। मैं तंग आ गई हूं इस पोशाक से। जो सब उस रात हुआ था वो बताने की मेरी हिम्मत तो नहीं है। मैं जितने कम से कम में बता सकूं ऐसी कोशिश करती हूं। दरअसल मिसेस हिनाता मेरी पड़ोसी भी थी और एक अच्छी सहेली भी थी। हर शाम या तो वो मेरे घर होती या मैं उसके। हम दिन भर की बातें और चुगलियां करते। वो हंसते हुए बोली, उसका घर काफी बड़ा था और पुराना भी। एक दिन वो बहुत खुश होकर आई। बोली कि घर का नवीनीकरण होने वाला है। बोली अब ये महल दिखेगा महल। बस फिर जब से वो काम शुरू हुआ वो व्यस्त हो गई। मैं भी समझती थी। कई दिन वो बातें करने नहीं आई। फिर जब एक दिन आई तो मैं बहुत व्यस्त थी। शायद कुछ कहना चाहती थी वो, मगर मैं ध्यान न दे सकी। वो बोली कि अगले दिन आएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैंने भी ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कुछ जरूरी काम आ गया होगा। फिर कुछ 1-2 दिनों में मिसेस सुजुकी मेरे घर आई। बोली हिनाता चुड़ैल बन गई है। मैंने यकीन नहीं किया। कौन ऐसी बेतुकी बात पर यकीन करता? मगर उस रात वो लंबी सांस लेकर बोली वो मेरे घर पर थी और चाकू से मुझे मरना चाहती थी। यही लाल पोशाक पहनी थी उसने। ये कहते कहते वो रोने लगी। बाद में हम वहां से शिफ्ट हो गए। और मिसेस हिनाता का क्या हुआ? भीड़ ने उसे चुड़ैल कहकर मार दिया। ये तो बहुत भयंकर है। मैं तुम्हारी एक मदद कर सकती हूं। मुझे पता नहीं कि अब वहां कोई रहता है या नहीं, मगर मैं तुम्हें हिनाता के घर का पता देती हूं। शायद तुम्हें कुछ पता चल सके। जी शुक्रिया। इतने में हाना को कॉल आता है। हेलो हाना, मैं मायो बोल रही हूं। तुम कहां हो? मैं मिस्टर हारू के घर आई थी, मगर यहां ना तो तुम दिखी और ताला भी लगा है। अरे तुम्हें होश आ गया? कैसा महसूस हो रहा है? ठीक तो हो? हाँ मैं एकदम ठीक हूं। तुम कहां हो? हाँ मैं पता मैसेज करती हूं। यहां आ जाओ, बाकी की बातें रास्ते में बताती हूं। हाना बोली। रास्ते में तुम्हें क्या हो गया था? मैंने तुम्हें जब देखा तब तुम बेहोश पड़ी थी। नहीं कुछ नहीं, बस हल्के से चक्कर आए और ओटले से सिर टकरा गया। चक्कर? हाँ,
अरे घबराने की बात नहीं है, बस टेंशन से ऐसा हो जाता है। ओ सॉरी मेरे कारण। अरे तुमने कुछ नहीं करा। अच्छा ये तो बताओ कि तुम वहां क्या कर रही थी और हमें अब कहां जाना है। हाना मायो को सब कुछ बता देती है। वे सोचते हैं कि चूंकि मिस्टर हारू के घर पर तो ताला था, तो उन्हें अभी हिनाता के घर जाना चाहिए। कुछ ही मिनटों में वे उस घर के सामने होते हैं। वाकई बहुत बड़ा था, एकदम पारंपरिक जापानी घर था। पता नहीं कितने वर्ष पुराना था, मगर उसमें 1940 और 1980 की मिलीजुली झलक देखने को मिल रही थी। घर में कोई रहता हो ऐसा देखकर तो नहीं लग रहा था। लग रहा था मानो 40-50 वर्ष से खाली पड़ा हो। अब क्या करना है? मायो ने पूछा। अंदर चलना चाहिए, कुछ न कुछ तो पता चलेगा। तुम्हें लगता है कि अंदर जाना सेफ होगा? मुझे लगता है कि बाहर कौन सा कम खतरा है। हाना ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है चलते हैं। मायो ने मायूस होकर कहा। घर में बहुत अंधेरा था। जाहिर सी बात है, खाली जो पड़ा हुआ था। घर की फर्श लकड़ी के पट्टियों से बनी हुई थी। पुरानी होने के कारण पांव रखने पर आवाज कर रही थी। छत पर बर्फ जमने के कारण छत गीली हो गई थी और थोड़ा पानी जमीन पर भी टपक रहा था। जमीन के नीचे कई चूहों ने अपना डेरा बना लिया था, जो डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। अचानक एक कमरे में से कुछ गिरने की आवाज आई। दोनों लड़कियां सावध हो गई। चलो लौट चले, मायो बोली। तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे देखना है वहां कौन है। नहीं, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मैं साथ चल रही हूं। जैसे जैसे वो कमरे के पास गए, उन्हें पता चला कि कमरे में से रोशनी निकल रही थी। दोनों धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहे थे। कमरे में उजाला था और घर में अंधेरा, इसलिए कमरे के सामने पहुंचते ही उन्हें एकदम से ज्यादा कुछ नजर नहीं आया। बस इतना दिखा कि खिड़की खुली थी और कोई उस पर बैठा हुआ था। एक काली सी आकृति थी। दोनों जोर से चिल्लाई, आह! चीख सुन खिड़की पर बैठा व्यक्ति भी डर गया और उनके साथ चिल्लाने लगा। जब दोनों लड़कियों का ध्यान गया कि सामने वाला शख्स भी चिल्ला रहा है, तो दोनों शांत हो गई। उनके शांत होने से सामने वाला शख्स ने भी चिल्लाना बंद कर दिया। वो व्यक्ति उठकर अंदर आने लगा, जिस कारण दोनों लड़कियां डरकर पीछे हटने लगे। अब वो शख्स कुछ कुछ दिखने भी लगा था। देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कुछ 40 साल का होगा। उसने एक जीन्स और ठंड के हिसाब से एक भूरा कोट पहन रखा था। वो 40 साल का जरूर था, मगर एकदम फिट था। तुम दोनों यहां क्या कर रही हो? उसने रूखे स्वर में पूछा। हम हिनाता के परिवार से मिलने आए हैं, हाना ने जवाब दिया। क्यों, हिनाता के परिवार से तुम्हें क्या काम है? उसने पूछा। पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? मैं हिनाता का बेटा हूं, हिरोशी। लोग मुझे हारू भी कहते हैं। तो तुम ही वहां तांत्रिक हो? मायो ने पूछा। हाँ, तांत्रिक भी कह सकते हो, साइकेट्रिस्ट भी। अब बताओ कि तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? दरअसल नहीं, यहां नहीं कही और चल कर बताते हैं। क्या आपके घर चल सकते हैं? हमें आपकी सहायता चाहिए। हिरोशी का घर एक मध्यम वर्गीय इंसान के घर जितना ही बड़ा था, मगर सारा सामान यहां वहां पड़ा हुआ था। उसने तुरंत अपना सोफा और टेबल साफ करा और दोनों लड़कियों को कॉफी लाकर दी। हाना ने अपने बैग से वो लाल पोशाक निकाली और पूछा, इसको तो जानते ही होगे तुम? उस लाल पोशाक को देखकर हिरोशी का चेहरा एकदम परेशान सा हो गया। ये तुम्हें कहां से मिली? उसने पूछा। मैंने इसी महीने एक मेले में से खरीदी थी, हाना ने जवाब दिया। इसके बाद हाना ने हिरोशी को हुई सारी घटनाओं के बारे में बताया और किस प्रकार वो पोशाक से तंग आ चुकी है इस बारे में बताया। ये पोशाक वो सब दोहरा रही है। हिरोशी ने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? हाना ने पूछा। 40 साल पहले जब हमारे घर का नवीनकरण हो रहा था, तब मैं तो बहुत छोटा था, इसलिए मुझे ज्यादा याद नहीं, मगर मुझे मेरे माँ की डायरी मिली उसी घर में। ये कहकर हिरोशी अपने जगह से उठा और पास ही में रखी एक अलमारी में से एक पुरानी किताब निकाली। किताब टेबल पर दोनों के सामने रखकर उसने कहा, ये मेरे माँ की डायरी है, क्या हम इसे देख सकते हैं?
हाँ देख लो। उन दोनों लड़कियों ने डायरी का पहला पेज खोला। उस पर एक औरत की तस्वीर थी। ये मेरी माँ है, हिरोशी बोला। ये तो बहुत सुंदर है, मायो बोली। मगर हाना का चेहरा सफेद पड़ गया था। वो बोली, मेरे सपनों में जो लाल पोशाक पहने लड़कियां आती हैं, जो हर बार अलग होती हैं, उनमें से एक ये भी थी। क्या तुमने इन्हें अपने सपनों में देखा था? हिरोशी ने चौंक कर पूछा, क्या कर रही थी वे? ठीक से याद नहीं, शायद। हाँ, खुद में ही मगन थी। उनके पास एक जापानी पंखा भी था जिसे हिला रही थी। बस इतना ही। मतलब हर बार तुम्हें अलग औरत नजर आती है ये पोशाक पहने? हाँ, मगर उनमें से एक है जो कई बार नजर आई है और उसने मेरे हाथ पर चाकू से निशान भी बनाए हैं। क्या ये उन लोगों की आत्मा है? मायो ने पूछा। पता नहीं, इस बारे में अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है, हिरोशी बोला। अपने कॉफी के मग को अपनी उंगलियों से बार बार दाएं बाएं मोड़ते हुए हिरोशी आगे बोला, मेरी माँ ने अपनी डायरी में ऐसे ही किस्से लिखे हैं जो तुम बता रहे हो। फर्क बस इतना है कि किसी ने उन पर यकीन नहीं करा। इसमें उन्होंने लिखा है कि घर का नवीनकरण करते समय उन्हें घर में एक तहखाना मिला जो बंद कर दिया गया था। उस तहखाने में कई पुरानी चीजें भी मिली, जिनमें से एक ये पोशाक थी। मगर जब से वो पोशाक उन्हें मिली, उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। शुरू शुरू में तो उन्हें सपनों में कोई लड़की इस पोशाक को पहने दिखती। बाद में वो उन्हें असल जिंदगी में भी दिखने लगी। फिर समय आया जब वो बोलने लगी कि वो कब कहां क्या कर रही थी याद ही नहीं रहता। उसके आगे पन्ने खाली है, जाहिर सी बात है। आखिरी के दिन का वो कुछ लिख ना सकी। लोगों को ये पोशाक वाली कहानी पता नहीं थी, इसलिए वो उन्हें चुड़ैल समझ बैठे। और मैं यही प्रूफ करना चाहता हूं कि वो चुड़ैल नहीं थी। जब वो गुजरी मैं बहुत छोटा था। मुझे बच्चे चिढ़ाते कि मेरी मां चुड़ैल है। मैं उन सबको ये दिखाना चाहता हूं कि ये गलत है, और इसीलिए मैंने ये तांत्रिक विद्या सीखी। और इसीलिए कभी कभी मैं उस घर में जाकर बैठता हूं ताकि मैं अपना मकसद ना भूलूं। मैं बस इतने वर्षों से इसी पूछा को ढूंढ रहा था जो अब मेरे सामने है। लाओ दिखाओ तो वो पोशाक। ये कहकर हिरोशी ने वो लाल पोशाक अपने हाथ में उठा ली। वाकई बहुत खूबसूरत है ये। कुछ देर तक वो उसे देखता रहा और फिर उसे वापस हाना को दे दिया। फिर अब क्या करना है? मैं नहीं चाहती कि मेरा अंत उसी प्रकार हो। हाना बोली, ऐसा होगा भी नहीं। मैं कुछ सोचता हूं। कल सुबह मेरे घर वापस आओ। हिरोशी बोला। सायोनारा कहकर दोनों बाहर चली गई। जब मायो को याद आया कि उसके कार की चाबी घर में ही रह गई और वो हिरोशी के घर वापस गई। घर में जाकर उसने हिरोशी से कहा, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। दरअसल मैंने भी आज उस लाल पोशाक वाली को देखा। डरावनी बात तो यह है कि उस लाल पोशाक में कोई और नहीं बल्कि खुद हाना ही थी। लेकिन लग रहा था जैसे वो किसी और के व्यक्तित्व में घुस गई थी। उसने मुझे धमकी दी कि मैं हाना और उसके बीच ना आऊं। पता नहीं उसके अंदर कौन घुसा था और वो किसकी बात कर रही थी। फिर वो चाकू लेकर मेरे पास आई, जिसके बाद मैं खुद ही बेहोश हो गई। शायद मैं किचन के ओटले से भी टकरा गई गिरते हुए। हाना को लगता नहीं कि ये कुछ भी याद होगा, क्योंकि जब मुझे होश आया तब वो नॉर्मल हो चुकी थी। मैंने भी उसे याद नहीं दिलाया। मुझे लगा आपको बताना जरूरी था, सो कह दिया। ये तो तुमने ठीक किया। जितना सोचा था मामला उससे ज्यादा बुरा हो चुका है। तुम्हें आज रात सतर्क रहना होगा, हिरोशी ने चेतावनी देते हुए कहा। मायो वापस अपनी कार की ओर जाने लगी, मगर हाना दरवाजे पर ही खड़ी थी। मायो घबरा गई। हाना एक बड़ी मुस्कान के साथ बोली, अरे वो पोशाक तो मैं अंदर ही भूल गई थी। ये कहकर वो पोशाक लेने चली गई, जो कि बिल्कुल मायो और हिरोशी के बगल वाले टेबल पर थी। मायो ने घबरा कर हिरोशी को देख, जिसने उसे इशारों में शांत रहने को कहा। उसके बाद मायो और हाना शांति से चले गए। पूरे रास्ते में दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। उस चुप्पी को फिर हाना ने तोड़ा। बोली, मैं वापस घर जाऊंगी और सुबह इस शहर आऊंगी। उससे अच्छा क्या मैं तुम्हारे घर ही रुक जाऊं?
मायो की तो बोलती ही बंद हो गई थी। उसने हां कर दी। उसे पहली बार इस बात की खुशी हो रही थी कि इसके घर डबल बेड नहीं बल्कि सिंगल बेड था। सो उसने हाना को सोफे पर सोने के लिए तकिए जमा दिए। हाना रात में देर तक टीवी देखते रही क्योंकि उसकी सोने की हिम्मत नहीं थी। सपने देखने से डर लग रहा था उसे, मगर जब वो उसकी आंखें और खुली न रख सकी तब मायो ने अपने कमरे की कुंडी अंदर से बंद कर दी। मायो रात को किसी खतरे का सामना करने की हिम्मत खो चुकी थी। रात के कुछ 1 बजे मायो की नींद खुली। घर के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे किसी जानवर के रोने की। हाना, तुम ठीक हो ना? मायो कमरे में से चिल्ला पड़ी। इसके बाद बाहर से आने वाली सारी आवाज बंद हो गई। घर में एकदम सन्नाटा छा गया। मायो को समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे दरवाजा खोल के देखना चाहिए कि हाना ठीक है या नहीं। अचानक बाहर से किसी ने दरवाजे को बहुत तेज धक्का मारा। मायो घबरा उठी। बाहर से जोर जोर के धक्के आने लगे। मायो ने डर के अपना पलंग खिसका कर दरवाजे के सामने कर दिया ताकि दरवाजा टूट ना जाए। बाहर से आ रहे प्रहार रुकने को ही तैयार नहीं थे। मायो रो पड़ी, हाना मत करो, रुक जाओ। कुछ 10 मिनट बाद दरवाजे पर हो रहे प्रहार रुक गए। एक बार फिर बाहर सन्नाटा छा गया। फिर बाहर से बहुत अजीब सी हंसने की आवाज आने लगी, किसी औरत के हंसने की। आवाज बढ़ते बढ़ते ऐसा महसूस होने लगा जैसे एक नहीं बल्कि कई औरतें एक साथ हंस रही हों। फिर वापस एकदम से शांति हो गई। मायो ने तकिया अपने कान पर रखकर आंखें कसकर बंद कर ली। पता नहीं कब उसे नींद लग गई। सुबह 7 पर अलार्म बजने से नींद खुली। मायो चौंक कर उठी। क्या बाहर सब ठीक हो गया होगा? आवाज तो नहीं आ रही थी। हाना, क्या तुम बाहर हो? मायो ने आवाज दी। बाहर से कोई आवाज नहीं आई। मायो कुछ देर तक तो बेचैनी से सोचती रही। फिर घर में किसी के नॉक करने की आवाज आई। मायो फिर घबरा उठी। आवाज आई, घर में कोई है? ये तो मिस्टर हारू की आवाज थी। मायो ने अपने कमरे के दरवाजे से तुरंत पलंग हटाया और दरवाजा खोला। घर का मैन गेट खुला था और मिस्टर हारू वहां खड़े थे। हाना कहाँ है? हिरोशी ने पूछा। पता नहीं, घर में ही होनी चाहिए, मैं देखती हूं। पूरा घर छान मारा, हाना नहीं थी वहां। और फिर मैन गेट भी तो खुला हुआ ही था। पता नहीं कहां गई। मायो ने परेशान होकर कहा, फिर शायद मुझे पता है कि वो रात में कहां थी। क्या मतलब? क्या हुआ? खून। मिसेस साटो का खून हुआ है। लोगों को वो आज सुबह घर के बाहर लटकी हुई मिली। तो तुम क्या कहना चाहते हो? ये काम हाना का है? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। हाना ऐसा नहीं कर सकती। मायो चिल्ला पड़ी। वो अब हाना नहीं है, उस पर किसी का नियंत्रण है। चलो मेरे साथ, बाकी की बातें रास्ते में बताता हूं। वो पोशाक हर उनको तबाह करने की कोशिश कर रही है जो हाना को मदद कर रहे हैं। मगर वो पोशाक आखिर चाहती क्या है? एक लंबी सांस लेते हुए हिरोशी ने कहा, मैंने कल रात इस पोशाक के बारे में हर वो चीज खोजने की कोशिश करी जो इंटरनेट पर उपलब्ध है। मुझे पता चला कि 1980 में हम जिस घर में रहते थे उसमें हमसे पहले एक पागल महिला रहती थी। उसकी एक सौतेली बेटी भी थी, यूकी, जो उसी के साथ रहती थी। उस महिला ने अपनी बेटी पर बहुत जुल्म किए। बिना कारण उसे मारती थी और दिन भर कमरे में बंद करके रखती थी। उसने कई बार भागने की कोशिश भी करी मगर उसका बहुत बुरा अंजाम उसे भुगतना पड़ा। फिर एक दिन अचानक वो औरत मृत पाई गई, मिसेस साटो की तरह फांसी पर लटकी हुई। अफवाहों की माने तो ये खून था जो उसके सौतेली बेटी ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए किया था। इंटरनेट पर उसकी तस्वीर थी। यही लाल किमोनो, जापानी पोशाक पहने थी वो। शायद ये उसके असली मां से मिला था उसे ये, मगर अचानक मिली ये आजादी शायद उसे पची नहीं। या फिर शायद 20 वर्ष एक पागल औरत के साथ रहकर वो भी पगला गई थी। 1977 में पुलिस को उस पर शक हुआ और उसके घर पहुंचे। तब घर में 5 लाशें मिली जिनकी जान उसी ने ली थी।
पुलिस से बचने के लिए उसने खुद ही की जान ले ली थी। वो उस घर के सबसे ऊपरी मंजिल से कूद गई थी, ठीक उस तरह जैसा मेरी मां के साथ हुआ था। मेरी मां के मौत के बाद मैं और पापा वहां से शिफ्ट हो गए थे। बाद में मुझे इंटरनेट पर कई और किस्से मिले जिसमें कई लड़कियों ने लाल किमोनो पहनकर उसी घर के छत से कूदकर जान दे दी थी। कईयों के कारण पता नहीं चल सके। जाहिर सी बात है कि उन्होंने यही लाल पोशाक पहनी होगी। हाना ने बताया था कि उसके सपने में अक्सर नई लड़की दिखती थी। ये वही लड़कियां होंगी जिन्होंने इस पोशाक के कारण अपनी जान दी। मुझे लगता है यूकी का ये पोशाक ही शापित था। उसे पहनने वाला न सिर्फ अपने आसपास वालों की जान लेता है, बल्कि आखिर में खुद भी जान दे देता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि हाना भी उस घर की छत से कूद जाएगी? मायो ने डर कर पूछा। हो सकता है, इसलिए अब हम वही जा रहे हैं, मगर उससे पहले मुझे मेरे घर से कुछ किताबें लेनी है जिनके मंत्रों के सहारे शायद इस शाप का नाश हो सके। और हां, एक और बात, मेरे मंत्र खत्म होने के बाद हाना एकदम शांत सी हो जाएगी। उसी समय तुम्हें उस पोशाक को उससे उतार कर जला देना होगा, हिरोशी बोला। मायो मान जाती है। अपने घर के सामने हिरोशी ने कार खड़ी करी और मायो को वहीं रुकने को कहा। मुझे मंत्रों की कुछ किताबें लेनी है, तुम यहीं रुको, मैं आता हूं। कुछ देर तक तो मायो इंतजार करती रही, मगर फिर उसे फोन पर एक मैसेज आया, मुझसे तुरंत मिलो। जब हिरोशी लौटा तो मायो ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थी। जो देख हिरोशी को कुछ समझ नहीं आया। अच्छी गाड़ी है, मायो ने शर्मीली मुस्कान के साथ कहा। इस समय मायो का यूं बर्ताव करना कुछ अजीब लगा, मगर समय कम था, इसलिए वे उस पुरानी हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली रोज की तरह शांत और खाली थी, जिस वजह से मायो को शक हुआ कि हाना वहां है भी या नहीं। अगर हाना यहां नहीं हुई तो? मायो ने पूछा। हिरोशी ने कुछ देर आंखें बंद करी और फिर कहा, वो यहीं है। हम दोनों अब यहां अलग अलग हो जाते हैं। वो दिखे तो तुरंत मुझे बुलाना। ये कहकर हिरोशी ने उसे एक आधुनिक डिवाइस दिया। इसमें से हल्का करंट निकलता है। ये आत्मरक्षा के लिए है। मतलब अगर उसने तुम पर हमला किया तो इसे उपयोग में लाना। इससे उस पर ज्यादा असर नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा बेहोश हो सकती है। मायो ने उस डिवाइस को ले लिया और दोनों उसे ढूंढने के लिए घर में अलग अलग हो गए। मायो घबराई हुई थी। अकेले उस हवेली में घूमना, वो भी ये पता होते हुए कि हाना वही है और अपना आपा खो चुकी है, सचमुच में भयंकर था। कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अंधेरे के हिसाब से ढल गई। हिरोशी निचली मंजिल की छानबीन करने वाला था और मंत्रों के लिए तायखाने को तैयार भी करके रखने वाला था। सो मायो को ऊपरी मंजिल पर ढूंढने की जरूरत थी। घबराई हुई मायो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। सीढ़ियां बहुत बड़ी और आलीशान थी, मगर अब पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। हाना, मायो पुकारते हुए ऊपर चढ़ी। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। सन्नाटा तो इतना था कि उसे अपने पैरों की आहट से ही डर लग रहा था। हाना, क्या तुम ऊपर हो? देखो, हम तुम्हारे मदद के लिए आए हैं। देखो, मुझे डर लग रहा है। अगर सुन रही हो तो प्लीज ये सब बंद कर दो। ये कहते कहते वो सीढ़ियों से होती हुई ऊपरी मंजिल पर पहुंच गई। उसे लगा जैसे कोई व्यक्ति लाल पोशाक पहने बरामदे से दूसरे कमरे में गया। हाँ, हाना, क्या तुम यहां हो? देखो, मुझे मत डराओ, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूं ना। मायो की आंखों में डर से पानी आ गया था। उसका एक हाथ जेब में था, जो कि उस इलेक्ट्रिक यंत्र को पकड़े हुए था। उस यंत्र को हाथ में कट्ठा पकड़कर वो उस दिशा में जाने लगी जहां उसे लाल पोशाक की झलक दिखी थी। धीरे धीरे, कम से कम आवाज करते हुए वो उस कमरे के दरवाजे तक गई। कमरे में अंधेरा था और उसकी छोटी सी खिड़कियों से हल्का सा उजाला आ रहा था। उस अंधेरे में हाना कहीं नजर नहीं आ रही थी। मायो कुछ पल तो चुपचाप दरवाजे पर ही खड़ी रही। अचानक अंधेरे से चाकू पकड़े हाथ बाहर आया और वो चाकू मायो में घुस गया। मायो इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि उसके मुंह से चीख भी नहीं निकल रही थी। मुंह और आंखें दोनों की दोनों खुली की खुली रह गई थी।
मायो कुछ ही देर में नीचे गिर गई। उसके सामने हाना लाल किमोनो पोशाक में खड़ी थी, एकदम पारंपरिक जापानी तौर तरीकों से सजी हुई। बाल खुले थे, लंबा सा आईलाइनर लगाया था जिस पर लाल लिपस्टिक जच रही थी। मायो के गिरते ही उस चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और लाल लिपस्टिक वाली वो लड़की वहां से चली गई। वहीं निचली मंजिल के एक कमरे में हिरोशी अपनी सारी सामग्री जमा रहा था। एक बकरी के खोपड़ी का कंकाल टेबल के बीचों बीच रखा था। टेबल और कमरे के हर कोने में मोमबत्तियां जलाकर रखी थी, जिससे कमरे में अजीब सा उजाला था। हिरोशी की कुछ किताबें भी टेबल पर रखी हुई थी, जिन्हें वो अभी जमा रहा था। सारी मंत्रों की किताबें उसने एक कोने में रखी, जिनमें से एक उसके मम्मी की डायरी भी थी, जो उसने टेबल की 4 में से एक कुर्सी के सामने रखी। वो ये सब जमा ही रहा था कि उसे किसी लड़की की हंसने की आवाज आई। हिरोशी ने आंखें बंद की और उसे कुछ आभास हुआ। हिरोशी तुरंत टेबल की एक कुर्सी पर बैठा और आंखें बंद कर कुछ मंत्र फुसफुसाने लगा। हंसी की आवाज जोरों की होती गई तो हिरोशी भी मंत्र और जोर से पढ़ने लगा। फिर एकदम से हंसी की आवाज रुक गई। हिरोशी ने अपनी आंखें खोली, मगर अभी भी किसी मंत्र का जाप किए जा रहा था। कमरे में सन्नाटा था, बस हिरोशी की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। अचानक खोपड़ी पर रखी मोमबत्ती बुझ गई। उसके बुझते ही कमरे की सारी मोमबत्तियां बारी बारी बुझने लगी। हिरोशी मंत्र अब और जोरों से पढ़ने लगा। आखिरी मोमबत्ती बुझते ही कमरे में अंधेरा छा गया। उधर मायो को होश आया। उसके पेट में चाकू का घाव था, जो बहुत गहरा न होने के कारण वो अब तक तो जिंदा थी, मगर थोड़ा खून बह रहा था। मायो हिरोशी से मदद लेना चाहती थी, मगर उसे डर था कि उसकी आवाज सुनकर हाना न आ जाए, इसलिए वो कम से कम आवाज करते हुए नीचे उतरने लगी। उससे उतरने में बहुत तकलीफ हो रही थी। जैसे तैसे वो उस कमरे तक पहुंची तो देखा कि वहां तो एकदम सन्नाटा था और कमरा अंधेरे से भरा पड़ा था। हिरोशी, उसने धीरे से आवाज दी। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मायो ने तुरंत अपने फोन से टॉर्च लगाया। अब कमरे की कुछ कुछ चीजें उसे दिखने लगी। अंदर कोई नजर नहीं आ रहा था। अपने जेब से वो इलेक्ट्रिक यंत्र निकालकर उसने अपने एक हाथ में पकड़ लिया और कमरे में जाने लगी। वहां रखी एक किताब ने उसका ध्यान आकर्षित किया। उस पर लिखा था मृत को जिंदा करने का तरीका। मायो कुछ समझी नहीं। फिर उसने उसके नीचे रखी किताब देखी। उस पर लिखा था दूसरे शरीर में मृत आत्मा को कैसे प्रवेश दे। इसके बाद उसका ध्यान उस डायरी पर गया, जो कि हिरोशी की मम्मी की थी। मायो को अब सब समझ आने लगा। वो घबरा गई। अचानक हिरोशी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। आह! दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती है। तो आपकी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं।